हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल विवेक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओखी हेम फाउंडेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हेम्प के बारे में और उसके आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज हम बात करेंगे कैसे हेम्प के खिलाफ, गांजे के खिलाफ, भांग के खिलाफ साजिश हुई और कैसे विदेशी ताकतों ने, खासकर अंग्रेजों ने, कैसे इसको इलीगल करार दिया और कैसे इन्होंने इसको एक प्रकार से इसके खिलाफ इतनी साजिश करी कि इसको बहुत ही गलत प्लांट माना जाने लगा और इसकी वजह से ये बैन हो गया। अब जाके इन लोगों को सूझबूझ आई है कि ये प्लांट कितना मिराकुलस है, कितना चमत्कारी है। अब जाके वो उसी के गीत गा रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि ये अंग्रेज लोग हर चीज को पहले नष्ट और भ्रष्ट करते हैं, उसके बाद जाके उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो अच्छा था। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, आप खाने की चीजों में देख लीजिए, पहले वो पेस्टिसाइड डाल के खाने को जहर बनाते हैं, अब गीत गाते हैं कि ऑर्गेनिक फूड अच्छा है। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जो मांसाहारी लोग हैं, चिकन खाते हैं, हमारे यहाँ बकरी का मांस खाते थे, मुर्गे का मांस खाते थे, देशी मुर्गा होता था, उसका मांस भी बहुत अच्छा होता था। इन्होंने अपनी बात फैलाने के लिए कहा कि इससे दिल की बीमारी होती है, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे खाओ। वो छोड़िए, सरसों तेल में आते हैं। सरसों तेल में इन्होंने सरसों तेल को कहा कि उससे दिल की बीमारी होती है, तो आप इनके पाम ऑयल वाले खाओ। अब पता चला कि पाम ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीमारी होती है। हमारे सनातन धर्म में कह लीजिए, हमारे इतिहास में कह लीजिए, भारतीयों को प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पता था। हम भारतीयों ने जितनी स्टडीज किए हैं अपने पौराणिक काल में, शायद इनके पास इतना पुराना इतिहास भी नहीं है। ये अभी जुमे पैदा हुए इनके नस्लें, बट इन्होंने जितनी पृथ्वी को नष्ट और भ्रष्ट किया है शायद किसी ने नहीं किया है। और ये सत्य है। मुझे ये बोलने में मैं कोई रेसिस्ट नहीं बन जाता हूँ। सच्चाई को सच्चाई के तरह से बताना चाहिए। अब मैं आपको आता हूँ और पूरी कहानी सुनाता हूँ कि इन्होंने भांग को कैसे डेमोनाइज किया, कैसे इसको दुनिया का सबसे बेकार प्लांट बताया, कैसे इसको इलीगल करवाया। तो आपको कहानी पुराने से शुरू करते हैं। भारतीय आयुर्वेदाचार्यों को और ऋषियों को जो बात हजारों साल पहले पता थी, यह तथ्य वेस्टर्न देशों को अब जाकर पता चली है। यही वजह है कि करीब 20 देशों ने अब जाके हेम्प को लीगल कर दिया है। हमारे शास्त्रों में इसको विजया कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे यहाँ ये अभी भी लीगल नहीं है। गांजे में कम से कम 300 से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं जो बहुत हितकारी है और खासकर आयुर्वेद में उसको एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके भी बताए गए थे। सिर्फ भांग में एक ही चीज होती है, THC, जिससे थोड़ा नशा होता है। वो भी बिल्कुल इतना बुरा नहीं है जितना उसको बनाया जाता है। पूरा अमेरिका नशे में डूबा रहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का नशा करता है, लेकिन उनको ये इलीगल कराने में कोई संकोच नहीं होता है। तो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने अलग अलग प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए भांग के शोधन और एक्सट्रैक्शन के सटीक तरीके निकाले थे। इसके वही अवयव निकलता है जिसकी आवश्यकता होती थी। आज उसी को वो THC और CBD अलग अलग करके बेचते हैं और शोर मचाते हैं कि CBD अच्छा है, THC बुरा है। अब चलते हैं 125 साल पहले, जब भारत में हेम्प के खिलाफ साजिश प्रारंभ हुआ था। आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया है। पूरे चाइना को अफीम पिला के नशे में डुबो दिया था। ये इतनी खराब नस्लें हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो 1898 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन हेम्प कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित किया। इसमें 3000 से ज्यादा लोगों को सर्वे किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग थे। मजदूर भी था, साधु भी थे, फकीर भी थे, कूली भी थे, किसान भी थे, सेना के जवान भी थे, डॉक्टर भी सम्मिलित थे। इन सब में सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि आप भांग या गांजा के सेवन के बाद कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। हमारे यहाँ ये कल्चर का पार्ट रहा है, लेकिन इसमें
सबने एक ही जवाब दिया कि वो तरोताजा महसूस करते हैं और उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। यही नतीजे चौंकाने वाले थे और काफी हद तक डराने वाले भी थे इन अंग्रेजों को खासकर। अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो गजब है, किसी के पास खाने को कम है तो गांजा फूक लो। गांजा बुरा नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूं, गांजा बुरा नहीं होता है। गांजा पी लो, आंख में जलन है तो भांग पी लो, मजे लेने का मन है तो भांग पी लो। गोरों को यह लगा कि जब इतनी चमत्कारी चीज है तो हमारा दारू कौन खरीदेगा, ठीक है। और आपको पता है दारू कितनी बुरी चीज है, मतलब दारू तो समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दारू पी के लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, गरीब लोग पूरा का पूरा पैसा दिन में कमाते हैं, रात में शराब में उड़ा देते हैं। भांग में इतना दिमाग किसी का खराब नहीं होता है। हम इन मेन बात में उससे भी दूसरी बात बताता हूं, इनकी एलोपैथिक दवाइयों को कौन पूछेगा। कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया कि कैनबिस सामाजिक और नैतिक रूप से सही नहीं है, देखिए, और सामाजिक हित में इनके व्यापक उपयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसने प्रतिबंधित तो नहीं किया, परंतु खेती पे टैक्स बढ़ा दिया उस समय। हैरानी की बात है कि अल्कोहल या शराब गांजे की तुलना में काफी हानिकारक है, लेकिन बलि गांजे की चढ़ाई गई क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स का उनका जो साम्राज्यवादिक मंसूबा था वो पूरा होता था। 1961 में नार्कोटिक्स पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी और संधि भी हुई थी, जिसके तहत गांजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन भारत में 1970 के दशक तक भांग भारत में प्रतिबंधित नहीं किया था। संधि के दौरान भारत ने सामाजिक रूप से प्रचलित ऑर्गेनिक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है, लेकिन वेस्टर्न देशों के दबाव के आगे एक इंडिया की नहीं चली और उसे भी संधि पर सिग्नेचर करना पड़ा। इसी दबाव में राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पारित किया। गौर करने की बात है कि उस वक्त वेस्टर्न देशों में खासकर अमेरिका में हिप्पी कल्चर तेजी से फैल रहा था, लेकिन भारत और दुनिया के कई देशों पर क्यों थोप आ गया जब यहां इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। आप समझिए, आज भी अमेरिका में समस्या है, इनके यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ड्रग्स इंपोर्ट होता था और ये कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे जो समस्या है इनके आने से ही पैदा हुई है, चाहे वो दारू की समस्या हो, इनके कल्चर की समस्या हो। कल्चर पे मैं बाद में बात करूंगा। यहां तक कि अमेरिका में जिस शख्स को कैनबिस पर प्रतिबंध लगाने का जिम्मेवार माना जाता है उसका नाम है हेनरी अस्लिंगर। हकीकत यह थी कि अखबार में छपी कुछ घटनाओं के आधार पर अमेरिका में कैनबिस के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है, 1930 के दशक में अमेरिका में दो और भी चेंजेस हो रहे थे। एक तो कॉटन इंडस्ट्री फैल रही थी और दूसरी सिंथेटिक प्लास्टिक का भी उपयोग काफी बढ़ रहा था। लेकिन इन दोनों इंडस्ट्रीज के विकास में हेम्प एक प्रकार से रोड़ा था, ऑब्स्टिकल था। अमेरिका में तकरीबन 162 ईयर्स से कपड़े बनाने में हेम्प का उपयोग भी होता था, लेकिन इन दोनों ही उद्योगों को लग रहा था कि हेम्प के रहते इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो प्रारंभ हुआ लॉबिंग का खतरनाक दौर, जिसके तहत कैनबिस के उपयोग को कलंकित किया जाने लगा। अच्छा है ना, किसी अच्छी चीज को कलंकित कर दो, इसे बदनाम किया जाने लगा। आपको याद होगा डालडा और घी वाली कहानी। घी से दिल की बीमारी होती है। आज मेरी मम्मी मुझे घी खाने नहीं देती, डालडा अच्छा था, अब जाके पता चले डालडा से जो है दिल की बीमारी होती है। इनका माइंड वॉशिंग गेम इतना तगड़ा है कि इनसे कोई बच नहीं सकता। खुद भी माइंड वॉश प्रजातियां हैं, तो इसे बदनाम किया जाने लगा। यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था ताकि हेम्प की जगह कॉटन और प्लास्टिक के उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। और हुआ जिसका डर था, क्योंकि हेम्प तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, इसलिए इसका ये मुकाबला नहीं कर सका। इसके बाद दुनिया में कॉटन और प्लास्टिक का दबदबा बढ़ गया और हेम्प को हांसी पर धकेल दिया गया। आपको पता है आज कॉटन की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, प्लास्टिक की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आगे लाइन पे घूम फिर के घर को कहते ना, कौन बुद्धू लौट घर को आए, वही इनका हाल है। पहले ये सब चीज को भ्रष्ट करते हैं, फिर उसके बाद इनको रियलाइज होता है और फिर ये इन चीजों को ठीक करते हैं। लेकिन वक्त फिर करवट लेता है। दुनिया भर में कॉटन और प्लास्टिक के खतरनाक प्रभाव सामने आने लगे हैं और कैनबिस को लीगलाइज करने की मांग उठने लगी। और कौन कर रहा है पता है आपको? सबसे ज्यादा अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड।
और हमारे यहाँ अब हेम्प को भांग नहीं कहना पसंद करते। हमारे यहाँ हमारे यहाँ भांग को हेम्प कहना पसंद करते। मैं कई लोगों से मिला, ब्यूरोक्रेट से मिला, पॉलिटिशियन, कहते भांग मत बोलो, इसको हेम्प बोलो। आप इमेजिन कीजिए, हमारे यहाँ से चीजें निकल के जाती हैं, उसको जैसे तोड़ मरोड़ के वहां पेश किया जाता है, बाद में बैन करते हैं, फिर वो वापस हमारे पास आती है तो भांग से हेम्प बन जाती है। ये तो हमारा माइंडसेट है, चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सच छुप नहीं सकता है, लेकिन पराजित भी नहीं हो सकता। कैसी लगी आपको? अब आते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपको हम बहुत कुछ बताएंगे हेम्प के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कॉटन की गंदी गंदी कहानियां सुनाएंगे आपको बहुत मजा भी आएगा, दुख भी होगा, बहुत गुस्सा भी आएगा। बस समय आ गया है भारत आगे से लीड करे, बिकॉज आज पूरी दुनिया अगर बची हुई है तो सिर्फ भारत की वजह से बची हुई है। जितना ज्यादा कंजम्पशन वेस्टर्न वर्ल्ड में है ना, उसका अगर हाफ भी अगर इंडियन पॉपुलेशन करने लगे तो पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज कल 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड हैज टू फॉलो द मिडिल पाथ ऑफ इंडिया, जो हम हमेशा से करते हैं, और तभी जाके दुनिया बचेगी। और हेम्प इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं सरकार से, मैं बाकी स्टेक होल्डर से गुजारिश करूंगा कि भांग को भांग ही रहने दें, इसे कोई और नाम न दें। और हेम्प के बिजनेस में, भांग के बिजनेस में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने में इसको हर जगह लीगल कीजिए। ये आपने दारू लीगल किया है, उससे तो बेटर ही है। ये आपको साइंटिफिक लिटरेचर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए, हम आपको देंगे। और आगे बढ़ के देश और दुनिया को एक रास्ता दिखाइए। धन्यवाद।